नमस्कार। एचएन का खास प्रोग्राम खास मुलाकात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और आज खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि राजनीति के काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे, राज्य के मुख्यमंत्री आप रहे। किस तरह की आप संघर्ष भी उनमें देखते हैं और क्या कहेंगे, किस तरह की उपलब्धियों भरा भी आपका शासन रहा है या फिर किस तरह से पूरे उस माहौल को आप देखते हैं? देखिए, ये तो एक लंबी दास्तां हो जाएगी। यदि मैं बहुत शॉर्ट करके कहूँ तो हमारी जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था उस समय केदारनाथ त्रासदी, जी। जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी थी, उससे उत्तराखंड बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त था जी। और जगह जगह टूट फूट थी। सब सारा पर्यटन इत्यादि सब ठप हो गया था। सब गतिविधियां जो है करीब करीब ठप पड़ी हुई थी, आर्थिक गतिविधियां। और प्रति व्यक्ति औसत आय 71,000 के करीब थी उस समय। वो और नीचे को स्लम कर रही थी। तो उस स्थिति के अंदर कहीं से कोई मदद थी नहीं। केंद्र सरकार मदद करने को, सरकार में परिवर्तन आ चुका था, जी। तो केंद्र सरकार मदद करने को तैयार नहीं थी। ऐसी ऐसी स्थिति के अंदर अपने ही रिसोर्सेज से हमने 1.5 साल के अंदर सारी जितनी प्राकृतिक आपदा के जख्म थे वो सब भरे और केदारनाथ में भी स्थितियां सुधारी, 4 धाम की स्थितियां सुधारी, यात्रा फिर से प्रारंभ की और सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई। और आप लगा लीजिए कि जो सकल हमारे जो आर्थिक वो किए, हमने इनिशिएटिव लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो या दूसरे क्षेत्र हो, विद्युत उत्पादन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के अंदर सुधार आया। और जो 71,000 रुपया प्रति व्यक्ति जी। औसत आय थी राज्य की, वो बढ़ करके सूटअप होकर के 1,73,000 रुपया प्रति व्यक्ति औसत आय पहुंच गई। बल्कि और अपवर्ड ट्रेंड उसमें था। और जो बेरोजगारी की वृद्धि दर 2014 में, जिस समय मैंने टेक ओवर किया था, जी। उस समय 14% के करीब थी वार्षिक वृद्धि दर। वो घट करके जिस समय 2017 में भाजपा सत्ता में आई, उस समय 1.01% थी, जो देश के अंदर सबसे कम थी। अर्थात हमने 32,000 लोगों को तो सरकारी पदों पर भरने का काम किया और प्राइवेट दूसरे सीधे सेतु में, जिसको कहीं नहीं गिना जाता, जैसे गैंगमैन इत्यादि इत्यादि, ये सब लगा लें तो ये सारी संख्या 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब पहुंचती थी। तो उससे बेरोजगारी की वृद्धि दर एकदम से गिर करके नीचे आई और एक अच्छी स्थिति बनी जो है। जी। मगर राजनीतिक रूप से हम उतने कुशल साबित नहीं हुए। जी। यदि मैं कहूँ, केंद्र सरकार ने बहुत पर्पजफुली हमारी सरकार को गिराने का यत्न किया, क्योंकि उनको लगा यदि अस्थिरता नहीं लाते हैं सरकार में इनके, तो ये फिर से 2017 में लौट जाएंगे। तो जो उन्होंने फॉर्मूला आसाम में अपनाया था या दूसरे राज्यों में अपनाया था, तो वो उत्तराखंड में भी अपनाया। जी। और यहाँ अचानक एक दिन जब हम बजट पारित कर रहे थे, बल्कि आप अंदाज लगा लीजिए, हमारे उस समय की जो श्रम मंत्री थे जी। हरक सिंह जी, उन्होंने अपने बजट को पायलट किया जी। और वो शायद लास्ट बजट था विभागीय बजट में, उसको पायलट किया, वो पारित हुआ। उस समय तक वो सरकार के साथ थे। और जब जब जो है एप्रोप्रिएशन बिल जी। सदन के पटल पर आया और वोट करवाई, तो वो सरकार के विरोध में चले गए। जी। वही नहीं चले गए, बल्कि कुछ और विधायक उनको लेकर के भी गए और विधायक भी गए। उसमें विजय बहुगुणा भी सम्मिलित थे और लोग भी सम्मिलित थे।
लेकिन हमने किसी तरीके से उस समय स्थिति को संभाला और जो लोग दल बदल कर गए थे वो दंडित भी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया उनको कि ये दल बदलू जो है महापापी हैं और उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी और हमारी सरकार फिर से बहाल हो गई। मतलब बिना शपथ लिए पूरी सरकार यथाविधि पुनः वापस आ गई। तो ये एक प्रकार से केंद्र सरकार की पहली राजनीतिक हार थी। यहाँ से केंद्र सरकार ने पूरा दांव चलना प्रारंभ किया। सारे बजट को जो मिलना था हमको उसको स्क्वीज कर दिया और भी बहुत सारे दबाव, अधिकारियों को नाना प्रकार के प्रलोभन दे करके, क्योंकि IAS IPS उनके उसमें होते थे, उनको कई तरीके के प्रलोभन दे करके उनको मिसयूज किया जाने लगा। तो सब लगा करके अंततो गत्वा 2017 के जो है चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई और उस समय मोदी जी की लहर भी चल रही थी। तो मोदी लहर जो उत्तर प्रदेश से आई वो लहर में हम भी बह गए, जो है उत्तराखंड भी बह गया। तो अब सफलता असफलता मैं समझता हूँ कि आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर, दूसरे मोर्चे पर हमारी सरकार सफल हुई, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर अल्टीमेट टेस्ट चुनाव होता है। तो हम चुनाव में मैं फेल हो गया। जी सर, उससे पहले के दौर पर थोड़ा चलना चाहेंगे। कैसे राजनीति की शुरुआत हुई आपकी, कैसे आप यहाँ तक के सफ़र पर पहुँचे, कौन थे आपके राजनीतिक गुरु, हर कोई जानना चाहता है। हाँ, ये मैं जिस तरीके के पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ उसमें नौकरी ही हमारे पास एकमात्र रास्ता था कि कहीं कोई सरकारी छोटी मोटी नौकरी लग जाए। ये संयोग था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं बहुत प्रभावशाली स्थिति में था। जब लखनऊ में भयंकर बाढ़ आई तो मैं गांव लौट करके आया। तो गांव में मैंने देखा कि मेरे परिवार की स्थिति तो बड़ी नाजुक बनी हुई है, माँ बीमार भी है और बहुत वो है। तो फिर मैंने निर्णय किया कि मैं लखनऊ नहीं जाऊंगा। मेरे साथी बल्कि घर गांव तक आते रहे कि चलो 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 चलो, तो मैं नहीं रहा। लेकिन लखनऊ जाने से पहले मैं रामनगर में मैंने इंटरमीडिएट किया। तो रामनगर इंटरमीडिएट करने के दौरान एक सुशील कुमार निरंजन जी थे, उन्होंने मुझे राजनीति का अवा खो इत्यादि, बल्कि वो जर्नलिस्ट थे और एक क्रांति दूत करके क्रांति मशाल करके एक साप्ताहिक निकालते थे और जो है उन्होंने सिखाया। और एक रामलाल जी थे, वो भी दलित नेता थे, भूमिहीन नेता थे। तो मैं ज़रा भूमिहीनों के मूवमेंट के साथ भी मेरा लगाव रहा। और छात्र आंदोलन उस समय चला था, चौधरी चरण सिंह जी ने छात्र संघ बैन कर दिए थे, तो उसके खिलाफ छात्रों ने पूरे उत्तर प्रदेश भर, हम भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो छात्र आंदोलित हुए। बल्कि रामनगर में मैंने कॉलेज का घंटा बजा करके सबका जुलूस बाजार में निकाला और जो है सरकार के खिलाफ, चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ आंदोलन किया। बल्कि कुछ फाइन भी हुआ मुझको ऐसा करने के लिए, जो है। बस ये इतनी सी राजनीति थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में जाकर के फिर छात्र संघ के चुनाव में दूसरी तीसरी राजनीतिक उनमें पड़ गए। फिर कांग्रेस के अंदर आ गए। इंदिरा जी 1969 में उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था बैंकों का, और गरीबी हटाओ का नारा दिया था, सब वो था। तो सी वॉज नेशनल हीरो दैट टाइम। तो हम छात्र संघ की तरफ से उनको आमंत्रित करने के लिए गए लखनऊ विश्वविद्यालय में। वो आई लखनऊ विश्वविद्यालय में, और उस समय TN सिंह जी की गवर्नमेंट थी। राजनारायण जी उसके मालिक वो थे, चलाते थे, बड़े भीष्म वो थे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती को और वो इंदिरा गांधी को नहीं छूने देंगे। अब उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय हम आमंत्रित करके आए थे, तो हम लोगों ने फिर कोशिश की। ये समाजवादी लोग
उस समय समाजवादी योजना सभा होती थी, तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टलों में आए लोगों को ये कहने के लिए कि भाई इंदिरा गांधी का बहिष्कार करना है, ये करना है। तो हमने ये जो जो जिस कमरे में गया उसके कमरे के बाहर का संगल लगा करके उनको वहीं कैद कर दिया। जी और राजनारायण जी पहुंच गए थे फील्ड में, राजनारायण जी और जनेश्वर मिश्रा, उनको बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने टैकल किया, मगर इंदिरा जी आई और 45 मिनट बोली भी, सब बोल करके चली गई थी। वो सब इंदिरा माई हो गया पूरा लखनऊ जी जो है। तो वहाँ से मैं कांग्रेस के अंदर प्रवेश किया था। तो अब उससे कुछ पहले ही समझ लो कांग्रेस के अंदर मेरा प्रवेश हुआ। और फिर जब मैं गांव आया तो फिर गांव में मैंने एक हाई स्कूल को इंटर करने का अभियान चलाया। जी हमारा हाई स्कूल जो मेरे गांव का था, तो गांव के बगल का, तो उसी को इंटर किया, बल्कि वहीं से मैंने जूनियर हाई स्कूल किया था। जी। सर, मुख्यमंत्री रहते हुए आपने अपनी जो बुक है वो हमने पढ़ी और उसमें आपने जिक्र किया कि मैं चाहता था कि मैं गैरसैंण को राजधानी बनाऊं और वो मैं नहीं कर पाया, उसका दुख आज भी है। हाँ, मुझे मालूम होता कि मैं 2017 में रिपीट नहीं हो रहा हूँ, जी हमारी गवर्नमेंट नहीं आ रही है, तो मैं गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देता। मैंने वो बना दिया था वहाँ मिनी सचिवालय सर। विधानसभा भवन, और सचिवालय के लिए एजेंसी तय कर ली थी। उनको 59 करोड़ डीएम के पीएलए में जमा भी हो गया था, सब करवा दिया था, पैसा भी था उधर। 500 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया था, पेयजल की योजना दूसरी तीसरे सब काम करवा दिए थे। वहाँ डिवीज़न बना दिए थे हमने काम के लिए, अब भी है वो डिवीज़न, बिजली का डिवीज़न, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न, और जो है पेयजल का डिवीज़न, ये सब सिर्फ डिवीज़न खड़े कर दिए गए। वहाँ जितने कार्यरत संस्थाएं थी उनको सबको अपग्रेड कर दिया हमने। तो मैंने ये सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे ज़रा सा। जी फिर 2000 हमारा लक्ष्य था कि हम 2022 तक वहाँ राजधानी शिफ्ट कर देंगे, जी तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे। लेकिन अब जैसा आप चाहते हैं सब वैसे ही नहीं होता है। जी तो अब आज की सरकार 7.5 साल से तो 8 साल से तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी। देखते हैं आप क्या करते हैं, जी क्या करते हैं। बिल्कुल सर, और यहाँ पर एक और हरीश रावत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, राज्य में क्योंकि भू कानून का विषय बहुत तेज़ी से जोर पकड़ता है, किस रूप में आप इसको देखते हैं और क्या कहेंगे सर? देखिए 2018 में उस समय की सरकार ने एक बड़ा भारी अपराध किया। जी मैं कहूँगा बड़ा भारी आपराधिक कृत्य था इस राज्य के साथ, जिसने इस राज्य के अंदर, जिसको ये लैंड जिहाद कह रहे हैं, उसका रास्ता खोल दिया। पूरी ज़मीनें गांव-गांव दूर-दूर तक बिक गई। लोग समृद्ध लोग हैं, लोग पहाड़ों में, उन्हें कहा भाई ज़मीन ले लो, ज़्यादा ले लो। तो जो है ज़मीनें बिक गई। अब उनमें किस तरीके के लोगों ने ले ली, कहीं गलत लोग उनके हाथ भी है। जो वंदरा रिजॉर्ट वाला मामला है, जो अंकिता भंडारी वाला मामला है, वो ऐसे ही लोगों ने जिन्होंने ज़मीनें ली हैं, जी वो लोग जो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के उससे खेल कर रहे हैं, तो वो लोग भी आ गए यहाँ जो है। तो ये 2018 के अंदर जो यहाँ का भू कानून था राज्य का, जिसमें 250 वर्ग गज से ज़्यादा कोई ज़मीन खरीद नहीं सकता था, जी गैर उत्तराखंडी व्यक्ति, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। कह दिया कोई कितनी भी खरीद सकता है। और दूसरा इन्होंने ये भी कर दिया कि कन्वर्जन हो सकता है, 143 हो सकती है, मतलब भूमि क्या उपयोग, भू उपयोग बदल सकता है। जी तो ये सब चीज़ों का प्रभाव ये रहा कि आज उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा नए भू कानून की मांग कर रहा है। और ये भू कानून बनाना चाहिए, लेकिन जो बिकने लायक जो ज़मीनें थी, जिनमें हम ये समझते थे कि कल हमारे गांव घर के, हमारी जो बाद की पीढ़ियां आएंगी, नौजवान आप लोगों जैसे लोग आएंगे, वो अपने जीवन की नींव रखेंगे,
वो तो बिक गया उनके हाथ से, जी। वो तो उनके हाथ से वो तो ज़मीनें निकल गई, लेकिन फिर भी जितना बचा है उतना बच जाए, और उसके लिए यदि नया भू कानून बनता है तो अच्छी बात है। और भाजपा यदि चाहती है कि उसके पाप थोड़े से धुल जाए तो उनको बना देना चाहिए नया भू कानून। सर, यूसीसी राज्य सरकार लेकर के आई है, किस रूप में आप उसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? भाई उससे कोई फायदा तो होना है नहीं, राज्य को क्या मिलने जा रहा है। यहाँ एक वो कहते हैं कि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में कुछ परिवर्तन वो किया है। अब क्या होगा, जो दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में होगा, यहाँ मान लिया वो आते हैं लड़के लड़की, तो वो कानूनी यहाँ अपराधी हो जाएंगे। जी। तो इस तरीके की बहुत सारी विसंगतियाँ खड़ी होंगी, मगर उन्होंने उसका ख्याल नहीं किया। फिर ये कॉमन सिविल कोड है कहाँ से, तुमने उसमें, ये तो सब पर लागू नहीं हो रहा है। कॉमन सिविल कोड का मतलब तो सब पर लागू हो, वो सब पर लागू हो नहीं रहा है। और फिर एक राज्य, ये कॉमन सिविल कोड एक राज्य का मामला नहीं है। जी। हमारे जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन लोगों ने बहुत विचार विमर्श हुआ, इस पर बहुत चर्चा हुई, और उन लोगों ने ये कहा कि केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिया कि वो सबसे परामर्श करके एक जो है एक ऐसा कानून बनाएंगे जो सभी लोगों को स्वीकार्य हो। हम ये कह रहे हैं कि उसका समय आ गया है, अब बात करिए ना सबसे। जी। अब बात करने के बजाय थोपेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब होना ये चाहता कि ये यूसीसी था सरदर्द अमित शाह जी का और मोदी जी का। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गए हमारे धामी साहब, और लेकिन उनको एक फ़ायदा हुआ, जी। ये यूसीसी बनाने से किसी को कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, लेकिन धामी जी का स्टेचर जो है भाजपा के अंदर बढ़ा, जी। एक उत्सुकता की हो गई लोगों में। इसीलिए मैंने देखा कि उनकी पार्टी ने उनको कई जगह प्रचारक के रूप में बुलाया। जी। तो ये पहली बार है, नहीं तो इस राज्य में नारायण जी के बाद निशंक जी भी एक आध बार कहीं रहे होंगे, और खंडूरी जी रहे आप दूसरे राज्यों में। मैं भी दूसरे राज्यों में, कई राज्यों में स्टार प्रचारक के रूप में गया, लेकिन मैं समझता हूँ रिसेंट में नई पीढ़ी के लोगों में हमारे धामी जी हैं जिनको बुलाया है, तो उनको ये फ़ायदा ज़रूर हुआ। जी। उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ। बाकी उत्तराखंड को वो लैंड जिहाद आदि शब्द खूब ज़ोर ज़ोर से प्रचारित किए, और प्रचार तंत्र ने, मीडिया ने खूब उछाला उनको, तो उससे जो है ही बिकेम द डार्लिंग ऑफ जो ऐसे तत्व हैं जो भाजपा के में जो असहिष्णुता फैलाते हैं, जी। उन तत्वों के जो है वो प्यारे बन गए। तो अब देखो कितने दिन तक प्यारे रहते। सर, राज्य में महंगाई की, अगर बेरोजगारी की बात की जाए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि पलायन एक बड़ी समस्या है, किस रूप में आप इसको देखते हैं, और क्या राज्य सरकार को करना चाहिए इस, और किस तरह से ध्यान देना चाहिए? देखो, कोई सरकार आए, कोई सरकार आए, यहाँ हमने जो पलायन मतलब गांव की आर्थिकी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, उन सब चीज़ों को के अनुरूप हमने बहुत सारी इनिशिएटिव लिए, सैकड़ों इनिशिएटिव लिए। कुछ तो आज भी धरती पे है, जी। आज भी लागू हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय के साथ राज्य सरकारों की उनको मदद नहीं मिली। अब जैसे हरेला पर्व हमने राज्य पर्व हमने वो किया, घोषित किया, और हमने इसके सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व दोनों को संतुलित किया। जी। हरेले के जो है, जिससे हॉर्टिकल्चर मतलब उपयोगी जो वृक्ष है उनको बढ़ावा मिले जो है, इन्होंने वो योजना को ख़त्म कर दिया। जी।
दूसरी योजना हमने शुरू की में, वो है जल बोनस की। जी। हमने कहा वर्षा के जल को आप संग्रहित करिए। हमारा लक्ष्य था कि हम 25 से 30% तक बरसात के पानी को अपने राज्य में रोक लेंगे। और मेरा मानना था कि यदि हम 5 साल के अंदर 5 साल इस योजना को क्रियान्वित करेंगे तो हम देश की जल शक्ति बन जाएंगे। जी। आज ऐसी स्थिति आएगी कुछ समय बाद, पानी के लिए एक राज्य दूसरे राज्य का या तो शत्रु बनेंगे, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका बने हुए हैं, जी। या जो है आप, या हरियाणा और पंजाब है, या जो है आप दूसरे राज्यों में जिनके पास सरप्लस होगा उनसे खरीदेंगे, जैसे बिजली खरीदते हैं। जी। तो हम ये पोजीशन अपनी बनाना चाहते थे ताकि देश के पर्यावरण में भी हमारा योगदान हो सके और जल की समस्या का भी हम निदान कर सके, वो हमारी पूंजी के रूप में स्थापित हो। इसीलिए हमने चाल खाल की योजना, फॉरेस्ट में टेंचेज बनाने की योजना, बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जो है। बहुत सारे, मतलब 10 योजनाएं हमने प्रारंभ की। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस सरकार ने वो सारी योजनाएं खत्म कर दी। बल्कि हमने 4-5 तरीके के बोनस इनिशिएटिव लिए, उनमें से केवल एक दुग्ध बोनस योजना चल रही है। ये 4 रुपया पर लीटर जो बोनस दिया हमने दूध का, उसने इतना चमत्कार किया कि पहले हमारा केवल एक दुग्ध संघ लाभ में था, लालकुआ का जो है, और आज हालत यह है कि राज्य का प्रत्येक दुग्ध संघ लाभ में है। और इस समय नहीं भी होंगे, करीब 80,000 के करीब परिवार है जो दुग्ध उत्पादन के जरिए अपनी आजीविका का संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। मतलब परिवार की इनकम को सब्सटेंशियली सब्सटेंशिएट कर रही है दुग्ध बोनस योजना जो है। जी। हाँ, और हमने उसको एक कदम आगे चल करके हम चाहते थे कि दूध के, हम जहाँ जहाँ दुग्ध संघ हैं गाँवों के अंदर, उनको ही हम मैन्युफैक्चरर में बदल देना चाहते थे कि वो पनीर से लेकर के चीज़ तक बनाए। जी। हमने चीज़ बनाने की मशीनें गुजरात से लेकर के आए यहाँ, उसको ट्रेनिंग करवाई हमने। यहीं मसूरी के पास में कुछ दुग्ध संघों की हमने ट्रेनिंग करवाई। हमारा विचार ये था कि जो दूर दराज के दुग्ध संघ हैं उनसे कहेंगे कि तुमको दूध भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा पैसा लग जाता है। तो हमने कहा तुम अपने वहाँ चीज़ बनाओ इसका। तो जो एक बड़ी बाल्टी में लाना पड़ता था, उसको एक छोटी सी पोड़िया में कोई भी ला सकता था। और चीज़ यदि जैविक चीज़ होगा तो उसकी दुनिया भर में मांग होगी। तो इस तरीके के बहुत सारे आइडियाज़ पे काम किया। और मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात की कि वो सारे आइडियाज़ जो है इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिए। यहाँ तक कि हमारा मडुआ बोनस, गाहक बोनस, जहाँ बोनस, सब चीज़ें, जिन चीज़ों को हमने लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि लोग उस उत्पादन बढ़ाएं अपना, और इसी मिट्टी का उपयोग करें, मिट्टी का और धरती का उपयोग करें, वो नहीं हुआ। आप ये लगा लीजिए, जिस समय 2016 के अंदर पहली बार राज्य के अंदर मडुआ बुआई क्षेत्र में 14% की वृद्धि हुई, जी। वो हमारी बोनस योजना का परिणाम था। और इन्होंने वो योजना खत्म कर दी जो है। सर, एक विषय यह भी है कि केदारनाथ मंदिर जिस तरह से दिल्ली में अब स्थापित किया जा रहा है, उसको लेकर के तमाम अब लोग संघर्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? ये भाजपा का एक ड्रामा है। वो इस तरीके के उत्पाद करते रहते हैं। पहले जो है उन्होंने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी की महत्ता कम करने के लिए, स्वरूपानंद जी, जब आदरणीय स्वरूपानंद जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे, तो कुछ लोगों को शंकराचार्य बना दिया। जी। और फिर उन्हें केदारनाथ में, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन का उसका सारा काम किया, शानदार तरीके से यात्रा प्रारंभ हो गई, सब चीज़ें हो गई, हेलीपैड बनाए, दूसरी सारी चीज़ें हमारे समय में हो गई। अब इन्होंने लेटेस्ट ये कर दिया कि भाई जो है धाम बना दो। जी। तो दिल्ली से स्टार्ट किया इन्होंने, उसका नाम इन्होंने केदारनाथ धाम रख दिया। और कह दिया कि जो लोग वहाँ नहीं जा सकेंगे वो यहाँ दर्शन कर लेंगे। जी। जब झाड़ू में यात्रा होने बंद हो जाती है तो उस समय यहाँ दर्शन कर लेंगे। तो भैया शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम क्या
मंदिर का उस किया। अब आप कब से शंकराचार्य हो गए? जी। आप तो शंकराचार्य भी नहीं हो, आदि गुरु शंकराचार्य कब हो गए? तो ये भाजपा का सारा पाखंड है। उस पाखंड के खिलाफ पूरा उत्तराखंड उठ करके खड़ा हुआ और आज ये एक ज़बरदस्त सवाल है। लोगों को ये लग रहा है कि इन्होंने जानबूझ करके ये सब कुछ किया है, इसलिए एक संघर्षपूर्ण स्थिति इस बात को लेकर के है। और कांग्रेस पार्टी भी, हम एक प्रमुख विपक्षी दल है, तो हम उठा रहे हैं, हम लड़ेंगे उसमें। जी सर, इलेक्शन की अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन जब हुए तो उत्तराखंड में 5 सीटों पर कांग्रेस हारी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो दोनों उपचुनाव सीटों पर, विधानसभा सीटों पर आपने जीत दर्ज की। किस तरह से देख रहे हैं आप इस दोनों चुनाव देखिए, को? जो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ थर्ड फेज में यदि होता चुनाव, जी। तो परिवर्तन की जो हवा उत्तर प्रदेश से बनी, महाराष्ट्र से और बंगाल से, पंजाब से, सब प्रांतों से बनी, वो हमारे राज्य के अंदर भी प्रभावित करती। जो ये 400 के पार का नारा था, इस नारे में जितना ऊपर का बताता था। देखिए, उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र है, उनमें या तो हम जीते हैं चुनाव में लोकसभा के, या हम कम वोटों से हारे, बहुत कम वोटों से। यहाँ भी उधम सिंह नगर में भी, लेकिन जितने ऊपर की तरफ को, पहाड़ की तरफ को थे, जुड़े हुए सीटें थी, उनमें हम बड़ी लंबे मार्जिन से हार गए। तो यदि तीसरे चरण में होता लोकसभा चुनाव तो हम जीतते। तो वो परिवर्तन की भावना भी लोगों के मन में आ गई है और कांग्रेस ने एकजुट होकर के चुनौती को लिया। उसने भी इसमें एक निर्णायक भूमिका अदा की और हम मंगलौर भी जीते और श्री बद्रीनाथ भी जीते। अब मुझे विश्वास है हम श्री केदारनाथ भी जीतेंगे। जी, धन्यवाद सर, खास मुलाकात में आप आए, आपने समय दिया। और आज हरीश रावत जी हमारे साथ हमारे मेहमान थे, जिन पर से हमने तमाम विषयों पर बातचीत की।